इज़राइल और फ़िलिस्तीन का विवाद। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ ये विवाद कभी, कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि मैटर कुछ इस तरीके से फँसा हुआ है ना कि आप सॉल्व करना चाहो तो भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये मैटर कभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई। गत वर्षों में कई बार ऐसा कोशिश किया गया है कि इनके बीच शांति स्थापित हो जाए। बट अब क्या है ना, फ़िलिस्तीन वाले ये सोचते हैं कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक पूरी ये ज़मीन फ़िलिस्तीन की नहीं हो जाए। मतलब हम चाहते हैं यहाँ सिर्फ फ़िलिस्तीन वाले ही रहें और ये यहूदियों को बिल्कुल से हम मिटाना ही चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि वो कई बार छुटपुट घटनाएं करते रहेंगे। और अभी आप ये 4-5 बार इनके बीच ऑलरेडी वॉर हो चुकी है, ये फिर दोबारा इन्होंने कर दिया। तो अभी आप इनको फिर दोबारा समझा बुझा के इनको शांत करोगे 5-10 साल में, फिर ये रॉकेट सॉकेट खरीद गए, ये फिर दोबारा यही करेंगे। ये करेंगे, ये ज़रूर करेंगे। इस वजह से यहाँ कभी शांति हो ही नहीं सकती है। ये लड़ाई कुछ अलग है। ये लड़ाई जैसे आपने बाकी देश देखे होंगे, कुछ समर्थन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब काम। लेकिन आपने कभी भी किसी को ये नहीं कहते सुना होगा कि आ जाओ फ़िलिस्तीनियों हमारे यहाँ रह लो। नहीं, एक भी फ़िलिस्तीन को वो अपने यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये फिर दोबारा से उनके देश में क्रिएट कर देंगे प्रॉब्लम्स। तो काफ़ी ज़्यादा इनके बीच प्रॉब्लम्स हैं। और अरब में से और भी कई जगह से मैंने कई लोगों की वीडियो सुनी है, वो तो कहते हैं भाई यहूदी तो हमारे पूर्वज हैं। पहले जैसे कि मैंने अपनी 2 वीडियो, आपने अगर वो 2 वीडियो नहीं देखी है तो आपको खेला समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। उन दोनों वीडियो में मैंने बताया है कि यहूदी कैसे मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों से पहले आए हुए हैं। तो जो अरब के मुस्लिम हैं वो जानते हैं, अरेबिक उनकी लैंग्वेज है, उन्होंने सब पढ़ा लिखा है, सब कुछ जानते हैं। कुरान में भी कई बार जिक्र आया है इनके यहूदियों के अस्तित्व का, कि ये उनसे पहले रहते थे। तो भाई वो कैसे अपनी ज़मीन छोड़ देंगे, ये सोचने वाली बात है। और जैसे इनके जो भी प्रॉफिट वगैरह या जो भी आते रहते थे उनका नाम इनका कुरान में भी है, लेकिन उनको थोड़ा सा इस्लामिक टच दिया है, मतलब इस्लामिक नाम रखे गए हैं, बाकी है वो वही। तो इन सब के तो पूर्वज है ना यहूदी, और यही वो अरब वर्ल्ड के लोग जानते हैं और वो कहते हैं कि भैया वो तो हमारे पूर्वज हैं, हम उनका साथ देंगे, हम क्यों उनको भगाएं वहाँ से, ये उनकी जगह है। खैर, मैंने मूसा ने कैसे इन्हें इकट्ठा किया और फिर फ़िलिस्तीन में लेकर आए थे, ये सब मैंने बताया था आपको। इजिप्ट से ये फ़िलिस्तीन आए थे, उसके बाद कैसे वहाँ पर मुसलमानों का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो उसके बाद ओटोमन साम्राज्य आ गया था, आपको पता है। उसके बाद ये लोग भाग चुके थे, इधर उधर यूरोप में चले गए थे। तो यूरोप में जाने के बाद भी इनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते रहे। हिटलर जैसे कि चाहता था इनको मार दें, तो वहाँ इन्होंने बहुत अत्याचार, मतलब इनको पूरी ज़िंदगी मैंने बताया ना, इनके ऊपर अत्याचार ही होते रहे हैं। उसके बाद क्या होता है वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनका कनेक्शन भारत से दिखाऊंगा कि क्यों ये भारत से इतना प्यार करते हैं, कब से ये आए थे भारत, क्यों रह रहे थे, वो सब बताऊंगा। खैर, स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है हमारा इतिहास। तो दोस्तों यहाँ पर हिटलर ने इनको मार कूट के भगाने की कोशिश की, सब काम किया था। उसके बाद से फिर कैसे सोवियत संघ है, यूएसए है, और ये सब मिलके इन पर अटैक करते हैं, जर्मनी पर, और जर्मनी हार जाता है। ठीक है, उसके बाद वो इनको मुक्त करते हैं, जो भी यहूदी थे उनको मुक्त करते हैं। गैस चैम्बर वगैरह में कई जगह इनको बंदी बना के रखा था, इनके पूरे मतलब चैम्बर बने होते थे, तो वहाँ से मुक्त करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हुआ ये था कि जर्मनी को हराने के लिए चाल चली थी यहाँ पर ब्रिटेन ने। उनने क्या कहा था इन यहूदियों से जो जर्मनी में रहते थे, तुम हमारा साथ दो, तुम्हारा कोई अपने मतलब यहूदी धर्म का देश नहीं है ना, हम देंगे तुमको, टेंशन नोट, बस तुम हमारा साथ दो। तो ऐसा माना जाता है कि जो हिटलर था, जब वो जर्मनी हार गया तो हिटलर को इस बात का गुस्सा था कि हम जो प्रथम विश्व युद्ध आ रहे हैं वो इनकी वजह से आ रहे हैं, इन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया था, जिस वजह से हम हार गए, तो इसलिए वो इनको मारने लग गया था। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हार जाते हैं जर्मनी वाले, उसके बाद इन पर और अत्याचार बढ़ जाते हैं, क्योंकि भले वो लोग ये सोवियत रूस वाले और ये यूएसए वाले इनको मुक्त कर दें, लेकिन भाई तुम जहाँ रहोगे, तुम्हारा पड़ोसी जर्मन वाला है, वो हिटलर का वो समर्थक है, वो कैसे तुमको छोड़ देगा। तो ये डर डर के रहने लगे। तो फिर इनने कहा कि नहीं भैया, अब तो हमें अपने एक देश बनाना पड़ेगा और वहीं जाना पड़ेगा अपने एक देश में। तो इसलिए वो ब्रिटिशर से कहते हैं, भैया तुमने कहा था, तुमने हमसे वादा किया था कि अगर हम तुम्हारा साथ दें तो तुम हमको ज़मीन दोगे वहाँ पर इज़राइल में, क्योंकि वो उनके वहाँ पर पहले से ही प्रॉफिट वगैरह आ चुके थे। तो वो मानते हैं भैया, उनका टेम्पल वगैरह सब वहीं पर है पुराना, जो आज हम वेस्टर्न वॉल के नाम से जानते हैं, वही वॉल बची है बस, बाकी तो टूट गया है। तो ये कहते हैं फिर हम वहीं रहेंगे भैया। तो ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं सब पूरे विश्व से। इनने एक चीज़ सोच ली थी, अगर हमको ज़िंदा रहना है ना,
तो एक होकर रहना पड़ेगा। अब हम ऐसे नहीं रह सकते कि कोई जर्मनी रह रहा है, कोई फ्रांस रह रहा है, कोई यूएसए रह रहा है, कोई इंडिया रह रहा है, ऐसे नहीं। अब सब जितने भी दुनिया में यहूदी हैं वो एक हो जाएंगे और एक जगह रहेंगे। तो इसीलिए सब जगह से, दुनिया में सब जगह से ये लोग धीरे धीरे इजराइल में इकट्ठा होने लगे, क्योंकि ये इनके पूर्वजों की भूमि थी। इसलिए इंडिया से भी ये लोग चले जाते हैं सबके सब। हालांकि इनकी जनसंख्या उस टाइम बहुत ही ज़्यादा कम थी। मुझे आंकड़े तो नहीं याद, पर ऐसा माना जाता है कि 8-10 लाख के आसपास या 7-8 लाख के आसपास रही होगी, तो बहुत कम थी। अच्छा, इनको ये भी पता था कि अगर हम वहाँ जाएंगे, अब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं ना, इनने सब कुछ देख लिया है कि अरब से भी हमें लात मार के भगा दिया गया था। तो क्या अब वो दोबारा हमारा वेलकम करेंगे कि आओ सा, बैठो सा, ये ज़मीन तुम्हारी है ना? नहीं करेंगे। इनके दिमाग में सब कुछ प्लान था, और यूरोप में, वेस्ट में, सब जगह से इनको भगाया गया। तो इनने सोच लिया था दुनिया में हमारा कोई नहीं है भैया, और हमें ही जो करना है अब करना है। तो इन्होंने जाते ही पहले क्या किया, इन पे पैसा था तो इन्होंने पहले ज़मीनें खरीदी। फिलिस्तीन वालों से इन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं दोस्तों, मतलब इनकी खुद की ज़मीनें थीं, इन्होंने वहाँ से छोड़ के भागे हैं, उसके बाद आने के बाद फिर खरीद भी ली। मतलब कितना लॉयल्टी वाला काम है। अब ये कश्मीर से जोड़ो, कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे वो लोगों को भगाया गया, उनकी ज़मीनें तो थी, कब बेच के थोड़ी ना आए थे, कब भाई बेच रहे हैं, चलो 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 यहाँ से ना, उन्हें भगा दिया गया। तो सारी ज़मीनें अब उनने हथिया ली, जो वहाँ के लोग थे। अब यहाँ से वो लोग अगर दोबारा वहाँ जाएँ और दोबारा ज़मीनें खरीदें, तो फिर तो भैया डबल घाटा है उनको। और फिर कैसे वो छोड़ देंगे कि एक तो हमारी जगह हम छोड़ के गए और तुमने कब्जा कर लिया, अब हम दोबारा खरीद भी रहे हैं और फिर तुम सोच रहे हो हम चले जाएं, तो कैसे चले जाएं? तो ये चीज़ इनके संग हुई है। इन्होंने भी भाई ज़मीनें दोबारा खरीद ली। अब हुआ क्या कि वहाँ पर बहुत सारे यहूदी आने लगे और इनकी संख्या बढ़ने लगी। तब फिर फिलिस्तीन वालों ने सोचा, अरे यार ये क्या हो रहा है, इनकी संख्या तो बढ़ रही है, तो इनका आधिपत्य ना हो जाए। फिर थोड़ी बहुत टेंशन शुरू हो गई, और उसके बाद यूके निकल लेता है पतली गली से। उसका काम यही है, दो देशों में लड़ाई करवाओ और वो हमेशा ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे और तुम हमेशा सुप्रीम पावर बने रहो। सेम काम उसने यहाँ पर भी किया। तो वो निकल गया, यूएनओ को मामला देकर, और यूएनओ कभी किसी भी मामले को निपटा नहीं सका। तो उसने यहाँ पर भी टांग घुसाई और उसने एक काम कर दिया जो कि फजीते वाला था। उसने कह दिया कि भैया इसराइल को 44% देते हैं और फ़िलिस्तीन को हम 48% देते हैं, बचा 8% वो यूएनओ रखेगा, क्योंकि वहाँ पर जो तीनों धर्म के एक तरह से मंदिर वगैरह है, अलेक्सा मॉस्क भी है और इनका क्रिश्चियनों का भी है, तो वो पवित्र स्थान है तीनों के लिए, तो उस पर यूएनओ का अधिकार रहेगा। अब तुमने दे तो दिया, पार्टीशन भी ये अजीब तरीके से करते हैं कि मतलब आधा ऊपर का फ़िलिस्तीन को दे दिया, बीच में इसराइल दे दिया, फिर फ़िलिस्तीन दे दिया। भाई ऐसे कौन रह लेगा? जैसे सेम इंडिया में करा इन्होंने, उस साइड पाकिस्तान दे दिया, फिर इंडिया दे दिया, फिर बांग्लादेश दे दिया, क्योंकि उन्हें पता था ये आपस में बीच में हमेशा लड़ते रहेंगे। खैर, अब भाई लड़ाई होगी तो कैसे कोई झेलेगा? तो जब जैसे ही बंटवारा होता है उसके बाद लड़ाई हो जाती है और फिर दे मार चलती है। इसराइल सारी ज़मीनें कब्जा लेता है। अब वो कहता है कि भैया जब मैंने कब्जा किया, फ़िलिस्तीन वाले और अरब वर्ल्ड वाले कहते हैं अच्छा ठीक है, माफ़ करो माफ़ करो, और हमको हमारी ज़मीन वापस दे दो, जितनी थी उतने भी ठीक है। तो वो कहता है भाई ये कौन सी बात हुई, अगर तुम जीत जाते तो क्या तुम हमें वापस देते? तुम तो हमें मारना ही चाहते हो। क्योंकि उनका जो फ़िलिस्तीन वाले हैं वो क्लियरली उनका बयान आता है, कई आर्टिकल हैं, वो तो क्लियर कहते हैं हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहूदियों को ख़त्म करो, बस। तो वो कहते भैया फिर हम कैसे पीछे हट जाएं? हमने तो अपनी जान पे खेल के ये ज़मीनें कब्जाई हैं, अब हम वापस नहीं दे रहे। तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये मैटर है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। 1937 में भी एक बार रिपोर्ट रखी जाती है, उसमें भी ये कहा जाता है कि नेगेव रेगिस्तान है, वेस्ट है और गाजा पट्टी है, ये अरब वालों को दे देंगे, और कुछ ज़मीन जो बाकी है वो हम इनको दे देंगे, अपना इज़राइल वालों को। तो इसका समर्थन तो किया था यहूदियों ने, पर अरब वालों ने इसे खारिज कर दिया था। उसके बाद दोबारा से 1947 वाला हमको सबको पता ही है कि उसमें भी 3 तरफा विभाजन होता है। उसमें यरूशलेम और जो 8% वाला है वो यूएनओ को दे दिया जाता है, और कुछ हिस्सा अरबों को दे दिया जाता है, कुछ यहूदियों को। तो इस बात भी इजरायलियों ने तो मान लिया था, लेकिन फिर दोबारा अरब वालों ने नहीं माना था। जैसे ही मैंने बताया था कि ये पार्टीशन वगैरह होता है, उसके बाद 6 डे वॉर स्टार्ट हो जाती है। 6 देश जो है अरब के वो एक साथ आते हैं और इजराइल पर अटैक करते हैं और सोचते हैं हम इनको जड़ से मिटा देंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि मिस्र और सीरिया की वायुसेना पर हमला कर देता है इजिप्ट के। तुम्हें पहले हिले लगाते हैं कि तुम ज़्यादा खोदा करे, तो इनको रास्ते से साफ करते हैं पहले। जैसे ही ये युद्ध शुरू होता है तो इसमें क्या करता है, ये सबको हरा देता है इसराइल। तो ये क्या करता है, फिर सिनाई प्रायद्वीप है, गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक है, यरूशलेम है, गोलान हाइट्स है, इन सब पर कब्जा कर लेता है। मिस्र के कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है, वेस्ट बैंक में कई इलाकों पर कब्जा कर लेता है। इससे पहले जॉर्डन का कब्जा था, पर अब इसका हो जाता है।
तो अब क्या होता है, फिर यूएन आता है और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है भाई, इलाके छोड़ दो। तो इतने में यार समझ जाना चाहिए था, चलो हम हार चुके हैं, हार मान लो, और जितनी जगह उनकी है उनको दे दो और खुद अपना मस्ती से रहो। क्योंकि पहले देखो, या तो ऐसा होता कि ये ज़मीन उनकी नहीं होती तो बात है, हम 1 इंच भी नहीं देंगे। लेकिन ये ज़मीन तुम्हारे पूर्वज हैं भैया, वो पता नहीं कौन इनको बताया, कुरान में भी हर जगह क्लियरली लिखा है वो जगह उन्हीं की थी, उन्हीं की है। उसके बाद दोस्तों 1964 में पीएलओ यानी कि फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन होता है। वो भी टू नेशन थ्योरी का विरोध करते हैं उसके बाद। लेकिन ये है कि 1970 में वो लोग थोड़ा सा ऐसा संकेत देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, मान लेते हैं, क्योंकि अब पिटाई बहुत हो चुकी है। फिर यूएनओ में मामला जाता है कई टाइम बाद, और मतलब ये सब चलता रहता है। इंडिया भी इसका समर्थन करता है कि भैया टू स्टेट थ्योरी मान लो, थोड़ा मतलब इजराइल भी रहे, तुम भी रहो, मज़े करो। लेकिन वही है ना, अरब वाले नहीं मानते, उनको चाहिए नहीं पूरा ही ये, या तो इसराइल बनाओ या पूरा ही फ़िलिस्तीन बनाओ। तो बना दो इसराइल यार, मैं तो कह रहा हूँ। यहाँ पर आप अगर अजरबैजान और अर्मेनिया की बात करो, उनसे पूछो कि अजरबैजान ने अभी हमला कर दिया था अर्मेनिया पे कुछ जगह पे, और वहाँ पर कब्जा कर लिया। अब उनसे कहो कि अच्छा ठीक है, यहाँ पर इस्लाम जीत गया है ना, तो चलो अब हम वो करवाते हैं, यूएनओ में वोटिंग करवाते हैं, तुम वो हिस्सा छोड़ दो। तो अजरबैजान मानेगा? तो ये इनका मुसलमानों का यही है, अगर हम जीत गए ना तो हम कभी नहीं मानने वाले, और हार गए तो विक्टिम कार्ड है। तो भाई वहाँ क्यों नहीं ये चलता है? जब इजराइल जीत गया तो अब उसकी मानो ना, क्या तू उधर जीत गया तो अब तू ले ले, ना 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 ना, विक्टिम कार्ड। आपने कई बार एक वर्ड सुना होगा, जायोनिस्ट। तो उसकी शुरुआत तभी से होती है जब जो यहूदी है वो यूरोप वगैरह सब जगह से निकलकर अपने पवित्र स्थान इज़राइल में, यरूशलेम में वहाँ जाने के लिए करते हैं। तो वहीं से शुरुआत होती है इस आंदोलन की, जायोनिस्ट की। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि गत वर्षों में कभी भी इनके बीच समझौता अच्छी तरह से नहीं हुआ, कई बार हुआ है। दोनों देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो भी हैं, उन्होंने मिल बैठ के बात करी है और पैग लगाए हैं, और सब काम मस्त तरीके से चला है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि रेडिकल माइंडसेट है जो उधर गाजा की साइड में है और भी कई साइड में है। तो ये सोचती है कि भैया हमें तो इस्लाम फैलाना है पूरी दुनिया में, और इसीलिए ये इज़राइल होना ही नहीं चाहिए, और फलाना ढिमकाना। भाई ऐसे लोगों से तो हम बहस नहीं कर सकते। ये सब क्या है कि इन्होंने सब जगह हमले करे हैं, और नहीं हमें तो चाहिए, हमें तो चाहिए। तो ये इस चीज़ से ये कभी बाहर ही नहीं निकले कि हमें दूसरों की ज़मीनें चाहिए ही चाहिए। वही चीज़ है ना, तुझे इस्लाम मानना ही है, नहीं मानेगा तो मार दूंगा, नहीं तो टैक्स देना पड़ेगा। अब टैक्स देगा तो इंसान सोचता था पहले कि अरे यार तो फिर मुसलमान ही बन जाओ। तो इनने हर तरीके की ये रेडिकल माइंडसेट इनका चला ही आ रहा है, ये कभी नहीं बदले और ना कभी बदल सकते हैं। जो बदल सकते हैं ना वो यूएई है, वो बदल गया भाई, उसे कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे और बड़ा बनना है अपने आप को, कि मैं इसकी भी ज़मीन ले लूँ उसकी भी ज़मीन, ना वो मस्त रहता है। तो वैसा इनका माइंडसेट नहीं हो सकता। अब इसमें दूसरे जो मुस्लिम कंट्री है वो क्या करते हैं, अपनी रोटियां सेकती हैं, और ये चीज़ मुसलमानों को कभी नहीं समझ में आती है कि कौन उनका फ़ायदा उठा रहा है। अब ईरान है, तुर्की है, ये क्या करते हैं, ये हमास को और इनको जो हिजबुल्ला वगैरह है इनको उकसाएंगे, और मारो इसराइल को, मारो, हम वेपन देंगे, पैसा देंगे। अरे भाई पैसा और वेपन क्यों दे रहे, तुम खुद आ जाओ ना लड़ने, तुम क्यों नहीं आ रहे हो लड़ने? तो वही बात है भैया, तुम मरो, बस तुम मरते रहो, बच्चे पैदा करो, मारो, मारो उन्हें, बच्चे पैदा करो, मारो उन्हें, जिहादी बनाते रहो, पैसा हम देते रहेंगे, ताकि हम बस विक्टिम कार्ड खेलते रहो, दिखाते रहे कि देखो हम पे जुल्म हो रहा है, और ताकत अपनी बढ़ाते रहे कि देखो हम मुसलमानों की कितनी वो करते, केयर करते हैं, और ये है वो है। यही इनके में चलता रहता है, क्योंकि ईरान चाहता है कि मैं बन जाऊं सबसे मुस्लिम लीडर, और तुर्की चाहता है मैं बन जाऊं, सऊदी अरब तो खैर है तो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, यही इनमें लगा रहता है। हालांकि पहले पहले इंडिया इसके खिलाफ था कि भैया फ़िलिस्तीन को बांटो मत, इज़राइल वहाँ पर नहीं होना चाहिए। लेकिन 1950 में फिर हम मान लेते हैं ठीक है, इज़राइल को हम मान्यता देते हैं। पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जी थे, पंडित जी ने मना कर दिया था। और वैसे मैं एक और चीज़ यहाँ पर नोट करके बता दूँ कि ये जितने कांग्रेस वाले कहते हैं ना ये धर्म पंडितों का है और ये है वो, अरे भैया तुम्हारे अब्बू जानी तो पंडित थे, पहले उन्हें लात मारनी थी, उनमें क्यों नहीं मारी? हमारे रिश्ते इसलिए भी इसराइल से मजबूत होते गए क्योंकि काफ़ी समय तक हमने फ़िलिस्तीन का साथ दिया। और लेकिन फ़िलिस्तीन वाले कभी भी हमारा साथ नहीं देते हैं कश्मीर में। भाई सीधी बात है, हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम भी तो हमारा साथ दो, पर नहीं तो फिर हम तुम्हारा साथ क्यों दे? ये होता है ना रीज़न, क्यों दे भैया, कारण तो बताओ। कभी भी हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो ये अरब वाले एक भी हमारा साथ नहीं देते, केवल इजराइल साथ देता है। तो भैया हम तुम्हारा साथ क्यों दें? हम भी इजराइल का साथ देंगे, क्यों दे भाई तुम्हारा साथ? चूतिया समझा गया। 1977 में ही हम समझ गए थे कि ये तेरा मेरा रिश्ता क्या वालों से हमारा काम नहीं चलने का। तो मोरारजी देसाई ने भैया इजराइल से थोड़ी बहुत बात की और थोड़ा बहुत मतलब बात आगे बढ़ने लगी। लेकिन 1992 में इजराइल से हमारे संबंध स्थापित हो गए। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। भाई करने ही थे, जब तुम तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इल्ला इल्लल्लाह करोगे तो भैया हमें भी तो कुछ करना चाहिए फिर।
उसके बाद साल 2003 में पहली बार भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह इजराइल गए थे, और उसके बाद आपने देखा होगा कि 2017 में हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी इजराइल गए थे। फिर तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। और मैं सच बताऊं ना, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना, टू स्टेट थ्योरी और टू नेशन थ्योरी और फलाना और ढिपकाना, कुछ नहीं होने वाला इससे। 5 साल 10 साल तक तुम शांति बना लोगे, लेकिन इनका जो रेडिकल माइंड है ना, जब तक आप ये नहीं बदलोगे कुछ भी नहीं होने वाला। बाद में आप देखोगे कुछ रेडिकल फिर आएंगे, फिर वो इकट्ठा करेंगे लोगों को, अरे अल्लाह की ज़मीन है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है और फलाना और ढिमकाना। तो फिर लोगों को रेडिकल बनाएंगे, वो फिर अटैक करेंगे, चाहे 50 साल बीत जाए फिर अटैक हो, लेकिन होगा ज़रूर। और ये कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि जिन गधों को भाई यही नहीं समझ में आ रहा कि पूरी कुरान भरी पड़ी है इससे कि यहूदी पहले आए थे, ये उनके पूर्वज हैं, और जितने भी इनके जो प्रॉफिट थे पुराने वाले, जिनका नाम मतलब यहूदियों में लिया जाता है, तो वही नाम इस्लाम में भी बताया गया है, सब कुछ है, पूरी डिटेल से लिखा गया है। इनको तो भी नहीं समझ में आता। तो भाई ऐसे रेडिकल्स लोगों को कोई दुनिया में समझा ही नहीं सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।